हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लॉ स्टूडेंट्स पीएलए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के उन खंडों को जिससे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल जो होंगे और काफ़ी जो है पूछे जाते हैं। तो इनमें जो होंगे एक प्रिलिमिनरी सेक्शन यानी कि प्रारंभिक से हिंदू विवाह और दाम्पत्य अधिकार या न्यायिक पृथक्करण, इस पोर्शन से हम आज के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रभावी हुआ था। ये उत्तराखंड जुडिशरी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2002 और 2010 में। तो ये पूछा है कि कब जो है प्रभावी हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं। ए 1 जनवरी 1955, बी 1 मई 1955, सी 26 जनवरी 1955, डी 18 मई 1955। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है 18 मई 1955 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 18 मई 1955 को ये एक्ट जो है लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों, हिंदू हिंदू विधि एक है, मतलब हिंदू विधि है। ये बिहार जुडिशरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों हिंदू विधि क्या है ये बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखते हैं। ए सिविल विधि, बी संवैधानिक विधि, सी वैयक्तिक विधि या डी आपराधिक या दंडनीय विधि। तो दोस्तों हिंदू विधि जो है एक व्यक्तिक विधि है, यानी एक पर्सनल लॉ है मुस्लिम लॉ की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो हम सिविल विधि या संवैधानिक विधि में से कोई एक लगा सकते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है दोस्तों, हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित विधि को किस अधिनियम के अंतर्गत संहिताबद्ध किया गया है। ये दोस्तों बिहार जुडिशरी 2012 का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। और ऑप्शन देखते हैं। ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बी हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, सी बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो विवाह से संबंधित जो विधि है वो हम देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, जो कि विवाह से विवाह विच्छेद से और न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्तावन, ये सब जो है बातें करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के समस्त पहलुओं का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये 2013 में यूके जुडिशरी में पूछा गया, यानी उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया सवाल है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो पारिवारिक विधि को स्थान दिया गया है वो दिया गया है समवर्ती सूची में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समवर्ती सूची में ही जो है पारिवारिक विधि को रखा गया है, चाहे उसमें मुस्लिम लॉ हो या हिंदू लॉ हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है दोस्तों, हिंदू विधि के स्रोत हैं। ये बिहार जुडिशरी 2016 का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए श्रुतियाँ, बी स्मृतियाँ, सी नीति संग्रह टिप्पणियाँ एवं रूढ़ियाँ और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। स्मृतियाँ भी हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हैं, स्मृतियाँ और श्रुतियाँ भी, और नीति संग्रह और टिप्पणियाँ एवं रूढ़ियाँ भी, ये भी हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं में शामिल हैं। ये 2010 में उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया सवाल है। तो हिंदुओं में कौन कौन शामिल है ये पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए बौद्ध धर्म, बी सिख, सी जैन या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, जिसमें बौद्ध सिख जैन ये सब शामिल हैं। कौन शामिल नहीं है तो दोस्तों मुस्लिम और पारसी और ईसाई क्रिश्चियन, ये 3-4 जो लोग हैं ये शामिल नहीं है, बाकी सब जो है हिंदू में डील करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किस पर प्रयोज्य नहीं है। प्रयोज्य का मतलब यहाँ से है किस पर लागू नहीं है। तो ये राजस्थान जुडिशरी में पूछा गया क्वेश्चन 2016 का। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर, बी धर्म द्वारा किसी सिख व्यक्ति पर, सी हिंदू धर्म में धर्मांतरण कर चुके किसी व्यक्ति पर या डी किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर। ये जो अधिनियम है वो प्रयोज्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किस पर लागू है, यानी कि हिंदू विधि जो है किस पर लागू है। ये दिल्ली एचएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो ऑप्शन देखते हैं, ए का जो एक जैन है तथा खा जो एक बौद्ध है, दोनों ही सिक्किम के निवासी हैं तथा इंग्लैंड में कार्यरत हैं। ये ऑप्शन नंबर ए था। बी देखते हैं, ए का एक सिख है तथा घा एक हिंदू, दोनों इंग्लैंड के निवासी हैं और श्रीलंका में कार्यरत हैं। सी देखते हैं, चा तथा छा दोनों हिंदू हैं तथा भूटान के निवासी हैं और इंग्लैंड में कार्यरत हैं। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो लिखा बात करता है का जो एक जैन है और खा जो एक बौद्ध है, दोनों सिक्किम के निवासी हैं। यहाँ बात निवास की आ रही है, यहाँ सिक्किम के निवासी हैं ऑप्शन बी में जो इंग्लैंड के निवासी बता रहा है, और ऑप्शन सी में भूटान के निवासी बता रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि जो भी भारत का निवासी होगा और हिंदू विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग हिंदू माना जाएगा, वही हिंदू होगा, ना कि अदर कंट्री का कोई आके कहे कि मैं हिंदू हूँ तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उस पर ये लॉ लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं 9 पे। तो अगले बात करता है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू शब्द में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए सिख, बी जैन, सी पारसी, डी बौद्ध। दोस्तों ये उत्तराखंड जुडिशरी 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारसी। पारसी और मुस्लिम और ईसाई, ये मैंने बताया था अभी कि ये 3 लोग छोड़ के बाकी सब जो है हिंदू धर्म में माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधि की एक विचारधारा है। तो ये बिहार एचएएस का क्वेश्चन है 2015 का। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए मिताक्षरा, बी दायभाग, सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों यानी का खा दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त का खा दोनों। मिताक्षरा और दायभाग ये दोनों ही हिंदू विधि की एक विचारधाराएं हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति मिताक्षरा के लेखक हैं, यानी कि मिताक्षरा जो अभी हमने शाखा देखी थी या वो देखा था उसके लेखक की बात कर रहा है, कौन है। तो ऑप्शन है इसका, ए विज्ञानेश्वर, बी भोज, सी अपराग या डी पराशर। तो मिताक्षरा के जो लेखक हैं दोस्तों वो विज्ञानेश्वर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 11 का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 बात करता है दाय भाग के लेखक कौन है। अभी मिताक्षरा की बात की थी, अब दाय भाग की बात कर रहे हैं कि दाय भाग के लेखक कौन है। ये बिहार जुडिशरी 2020 में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन इसके देखते हैं, ए विज्ञानेश्वर, बी जिमितवाहन, सी वशिष्ठ या डी नारद। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी जिमितवाहन। जिमितवाहन दाय भाग के लेखक हैं और विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो एचएएस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात करता है सपिंड नातेदारी में किसके द्वारा उत्पन्न नातेदारी शामिल होती है। तो ऑप्शन इसके देखते हैं, ए अर्ध अथवा पूर्ण रक्त यानी कि हाफ एंड फुल ब्लड, और बी पूर्ण रक्त, सी दत्तक या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सपिंड नातेदारी में अर्ध रक्त, पूर्ण रक्त या पूर्ण रक्त या दत्तक ये सब जो है शामिल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है दोस्तों सपिंड नातेदारी का विस्तार होता है। ये उत्तराखंड जुडिशरी में 2 बार पूछा गया सवाल है, 2006 और 2008 में। इसमें ऑप्शन देखते हैं इसका, ए माँ की 4थी पीढ़ी तक, बी माँ की 5वीं पीढ़ी तक, सी माँ की 3री पीढ़ी तक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी माँ की 3री पीढ़ी तक। सपिंड नातेदारी की जहाँ बात करेंगे हम तो माँ की 3री पीढ़ी तक, और पिता की बात करेंगे तो पिता की 5वीं पीढ़ी तक। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है सपिंड नातेदारी से संबंधित नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। ये उत्तराखंड जुडिशरी में 2014 में और यूपीएचएस में 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए सगोत्र विवाह, बी विजातीय विवाह, सी बहुविवाह या डी एक पत्नीत्व यानी एक पत्नी वाला विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजातीय विवाह। विजातीय विवाह का संबंध जो है ये सपिंड नातेदारी जो है विजातीय विवाह के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है यदि किसी हिंदू विवाह के पक्षकार परस्पर सपिंड हो तो विवाह। ये बिहार जुडिशरी 2012 में पूछा गया सवाल है। तो बात कर रहा है कि अगर हिंदू विवाह के जो पक्षकार हैं वो अगर एक दूसरे के सपिंड होते हैं तो विवाह कैसा माना जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए विवाह वैध होगा, बी विवाह शून्य करणीय होगा, सी विवाह शून्य होगा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी हम सपिंड नातेदारी की बात करेंगे और वहाँ पक्षकार अगर सपिंड पाए जाते हैं एक दूसरे के या प्रतिशत नातेदारी की डिग्री में पाए जाते हैं तो वहाँ विवाह हमेशा शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिशत नातेदारी की डिग्रियों को परिभाषित किया गया है। ये उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में 2 बार पूछा गया सवाल है, 2015 2017 में। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो धारा 3 का खा ए है, बी 3 का गा, सी धारा 3 का अड़ा या डी धारा 3 का छा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी धारा 3 का खंड छा। इसमें ही हम प्रतिशत नातेदारी की डिग्रियों को परिभाषा को देखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है। उत्तराखंड में पूछा गया 2 बार का प्रश्न है ये, 2002 और 2012 में। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए धारा 2, बी धारा 3, सी धारा 5 या डी धारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धारा 5 में जो है हिंदू विवाह की शर्तों को देखते हैं। जो हिंदू विवाह के लिए 5 प्रकार की शर्तें वहाँ दी गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बात करता है हिंदू विवाह होता है। ये बिहार मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल और बिहार में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 2015 में वेस्ट बंगाल में और 2012 में बिहार में। तो हिंदू विवाह होता है यानी कि हिंदू विवाह क्या होता है, हम LLB के टाइम से या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ भी थोड़ा पूछा जाता है तभी से ही हम पढ़ रहे हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार होता है, ठीक है, और मुस्लिम विवाह एक संविदा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू विवाह एक संस्कार होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बात करता है दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक ऐसी हिंदू लड़की के विवाह का क्या परिणाम होगा जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम रही हो। तो ये उत्तराखंड जुडिशरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि अगर जिस लड़की का विवाह हो रहा है हिंदू विवाह के अकॉर्डिंग तो उसकी आयु अगर 18 वर्ष से कम है तब जो है विवाह कैसा माना जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए विवाह वैध होगा किंतु दंडनीय, ऑप्शन बी विवाह शून्य होगा, ऑप्शन सी विवाह अवैध होगा या ऑप्शन डी विवाह विधि विरुद्ध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विवाह वैध होगा और किंतु दंडनीय होगा। अगर लड़की की आयु जो है 18 वर्ष से कम है तो विवाह वैध है किंतु दंडनीय है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बात करता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। उत्तराखंड जुडिशरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शनों की ओर। ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह अवरोध अधिनियम, ऑप्शन बी हिंदू विवाह अधिनियम, ऑप्शन सी विशेष विवाह अधिनियम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सारे ही अधिनियम में जो है विवाह के लिए लड़कों एवं लड़कियों की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बात करता है प्रश्न नंबर 22 कि निम्नलिखित अनुष्ठानों में से कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध विवाह हेतु अनिवार्य है। तो जो उत्तराखंड जुडिशरी 2014 में आया हुआ प्रश्न है, ये एक कर्मकांड जो अनुष्ठान है हिंदू विवाह के उनमें कौन सा एक अनिवार्य है ये पूछा है इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं, ए कन्यादान, बी सप्तपदी, सी दोनों में से किसी एक पक्ष के पारंपरिक रीति रिवाज तथा कर्मकांड या डी उपरोक्त सभी। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दोनों में से किसी एक पक्ष के पारंपरिक रीति रिवाज तथा कर्मकांड, जिनमें हो सकता है कन्यादान भी हो सकता है सप्तपदी भी हो। जहाँ जैसा कल्चर हो उसके किसी एक पक्ष के जो पारंपरिक रीति रिवाज या कर्मकांड है उसको हम फॉलो करने पे एक वैध विवाह जो है कर लेते हैं हिंदू विवाह के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बात करता है दोस्तों विवाह का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य बना दिया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो उत्तराखंड जुडिशरी में बार बार पूछा जाता है। ये 2009, 2012, 2014, 15, 16 लगातार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसके ऑप्शन देखते हैं, ए धारा 10,
बी धारा 9, सी धारा 8 या डी धारा 12। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी धारा 8। धारा 8 में ही हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज देखते हैं और धारा 9 में हम देखते हैं कंज्यूगल राइट्स के रिगार्डिंग यानी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के रिगार्डिंग, और धारा 30 में हम देखते हैं जुडिशियल सेपरेशन यानी कि न्यायिक पृथक्करण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का प्रावधान करती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया है कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन का जो प्रावधान करती है वो धारा 9 करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बात करता है दोस्तों, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए उपचार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन जब कराया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। ये HGS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए विवाह विच्छेद, बी विवाह की रक्षा करना, सी उपरोक्त का तथा का दोनों यानी ए तथा बी दोनों, और डी ए और बी में से कोई एक। तो दोस्तों जब भी हम दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए अर्जी दायर करते हैं कोर्ट में तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि हम विवाह को जो है संतुलित बनाए रहें, विवाह को बनाए रखें यानी कि विवाह की रक्षा करे रहें। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह की रक्षा करना जो है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का उद्देश्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बात करता है दोस्तों, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन उपलब्ध होता है यानी कि किन पक्षकारों को उपलब्ध होता है। तो HGS 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन देखते हैं, ए पत्नी को, बी पति को, सी पति तथा पत्नी दोनों को, या डी मात्र पति को ना कि पत्नी को। तो दाम्पत्य अधिकारों का जो प्रतिस्थापन उपलब्ध है, जो इसका अधिकार ये दोस्तों दोनों पक्षकारों को उपलब्ध होता है यानी कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बात करता है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक संबंध पर न्यायिक पृथक्करण का क्या प्रभाव होता है। यानी कि हिंदू विवाह के अधिनियम के जो अंतर्गत है कि किसी वैवाहिक विवाह पर अगर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होती है तो उसके विवाह पर क्या संबंध जो मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं, ए वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, बी विवाह शून्यकरणीय हो जाता है, सी विवाह शून्य हो जाता है, या डी वैवाहिक संबंध निलंबित हो जाते हैं। तो दोस्तों जब भी न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो जाती है तो दोनों ही पक्षकारों को एक दूसरे से पृथक रहने को बोल दिया जाता है। जैसे कि नाम से ही हम वाकिफ हो सकते हैं कि न्यायिक पृथक्करण यानी कि पृथक होने का सिद्धांत। तो ये एक दूसरे को पृथक रहने के लिए बोला जाता है इस डिग्री के अकॉर्डिंग, जिसमें वैवाहिक संबंध जो होंगे, जो रिलेशनशिप होगा मैरिज का, वो सस्पेंड हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के वैवाहिक संबंध निलंबित हो जाते हैं। जब न्यायिक पृथक्करण का प्रभाव जो है वैवाहिक संबंधों पर क्या होता है कि वैवाहिक संबंध जो है निलंबित हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 बात करता है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन न्यायिक धारा का न्यायिक पृथक्करण का आधार नहीं है। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक न्यायिक पृथक्करण का आधार नहीं है। ये उत्तराखंड 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए व्यभिचार, बी क्रूरता, सी कुष्ठ रोग, या डी 7 साल से कम समय से लापता। यानी कि इसके जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी 7 साल से कम समय से लापता। अगर कोई व्यक्ति जो व्यभिचार से पीड़ित है वो भी आधार हो सकता है, क्रूरता अगर है तो वो भी आधार हो सकती है, और कुछ रोग है तो वो भी आधार है न्यायिक पृथक्करण के। लेकिन 7 साल से कम समय में अगर कोई लापता हो रहा है, मतलब 7 साल से पहले तक कोई लापता है कोई व्यक्ति और 7 साल से पहले मिल जाता है तो वो आधार नहीं है। और कोई व्यक्ति जो 7 साल तक लापता है 7 साल तक ही, तो आधार बन जाता है फिर ये न्यायिक पृथक्करण का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बात करता है दोस्तों, न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिग्री पारित हो जाने के बाद सहवास कैसा माना जाएगा, कैसा होगा, ये पूछा है इसमें। तो HGS 2011 का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, ए अनिवार्य होता है, बी अनिवार्य नहीं होता है, सी ऐच्छिक होता है, या डी उपरोक्त ए तथा बी। तो दोस्तों जब भी न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो जाती है तब सहवास जो होता है वो मैंडेटरी नहीं रहता है कि आपको सहवास करना ही करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, सहवास अनिवार्य नहीं होता है अगर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो जाए तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 बात करता है दोस्तों, यदि न्यायिक पृथक्करण की अवधि के दौरान
पति पत्नी दोनों में से कोई भी 4 क्रम में संलिप्त होता है तो क्या ये विवाह विच्छेद का आधार प्रदान करता है? तो यूपीएचएस 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं। अगर ऐसा है तो हाँ, बी नहीं, सी आधार नहीं होता या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन बात कर रहा है कि न्यायिक पृथक्करण की अवधि के दौरान पति पत्नी कोई भी मतलब दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक जो है 4 क्रम में संलिप्त होता है, जो 4 क्रम में पीड़ित होता है, चाहे वो पति हो या पत्नी, तो वह विवाह विच्छेद का आधार प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बहुत हेल्पफुल लगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लगाते रहें आप। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो में आपको क्या चीज़ जो है अच्छी लगी, और कमेंट करके ये भी बताना कि आने वाले टॉपिक्स में कौन कौन से ऐसे सेलेक्ट करूँ जिस पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करा सकूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।